साथियों नमस्कार। आज हम मौजूद हैं संस्कार धानी जबलपुर के संस्कार के धनी सिहोरा के संगीत जगत के सितारे जनाब अरविंद सरावगी जी से हम रूबरू हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अरविंद सरावगी जी ऑर्केस्ट्रा एमसन के संचालक और यूं कहें कि ये 45 साल से 46 साल से ऑर्केस्ट्रा एमसन ने जो देश विदेश में धूम मचा रखी थी, उन्हीं के संचालक आज हमारे साथ रूबरू हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं ऑर्केस्ट्रा एमसन तक का सफर, और साथ में ये सफल व्यवसायी भी हैं, सफल समाज सेवी भी हैं। तो ये सफर कैसा रहा? सर, आपका स्वागत है और आप बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया एहसान भाई आपका, और बड़ा सही वक्त पे आपने सही सवाल किया है। जब हम लोग संगीत की दुनिया में आए 1978-79 में, तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता था संगीत। अच्छा। और उसके बाद भी हम लोग संगीत की दुनिया में आए, और हमारे साथ बहुत बड़े म्यूजिशियन जो आज दुनिया में नहीं है, महेश सोनी जी, नरेंद्र खरिया जी, वो भी नहीं है दुनिया में, सबन कुमार, और साथ में जहीर अहमद। हम लोगों ने मिलकर, और एक और छोटा हमारा अजीज विष्णु, हम लोगों ने सबने मिलकर एक संगीत का ताना बाना बुना, और मातेश्वरी की कृपा कहें 45-46 सालों में जिस ऑर्केस्ट्रा को हम लोगों ने संगीत जगत में बनाए रखा, आज उसी के नाम से हमारी पहचान है। ऑर्केस्ट्रा एमसन की शुरुआत किस सन में हुई थी, और उसके पहले आप कौन सी संस्था में प्रैक्टिस करते थे या इसको सीखते थे? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। सिहोरा में बहुत सारे संगीत के आर्टिस्ट रहे हैं, जैसे अनवर शकीर साहब, हुसैन जी। अच्छा, ये जूही क्लब की बात कर रहे हैं? हाँ, ये जूही क्लब की बात कर रहे हैं, और जूही क्लब ही संगीत की शुरुआत है सिहोरा में। अच्छा। और डॉक्टर चंद्र प्रकाश तिवारी, जिन्हें चन्नू भैया, सुभाष गुप्ता जी, बड़ा जाना माना नाम आप ले रहे हैं। ये सब लोगों ने संगीत को शुरू किया सिहोरा में। अच्छा। और हम लोग उनसे जुड़े, और जुड़ने के बाद उनकी प्रेरणा कहें, इत्तेफाक कहें, मातेश्वरी की कृपा कहें, कि हम लोगों ने उसका, वो लोग वेले टेबले या कुछ ऐसा करके साथ में संगीत करते थे, मिक्स करते थे, हाँ, सब कुछ था। और हम लोग केवल संगीत की दुनिया में ही आ गए। तो संगीत की दुनिया में जो ऑर्केस्ट्रा एमसन का जन्म कह वो कौन सा साल था? 1979। फिर कैसे ये बढ़ा आगे? बहुत मेहनत की हम लोगों ने जी। उस जमाने में ना तो मीडिया हुआ करता था। हम लोग, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग लोगों से जाके प्रोग्राम के लिए बोलते थे कि कराइए यार। अच्छा। और इवन हम लोग वहाँ खुद प्यासे के पास जाता था, और हम लोग जबलपुर में जाके या ट्रेनों में या बसों में कॉम्प्लेक्स भी चिपकाते थे। क्या बात। बस वहीं से शुरुआत है, और फिर सफलता का दौर बनाया ऑर्केस्ट्रा एमसन। एकदम से नाम कैसे चमका? क्या हुआ ऐसा कि ऑर्केस्ट्रा तो बहुत आई गई? जैसे मैं बताऊं, बहुत बड़ी ऑर्केस्ट्रा का नाम लूंगा, मेलोडी मेकर से योगेश ठक्कर है, पॉलीडोर है, विशाल है, और भी इनके समकक्ष क्या, बल्कि इसके ऊपर आपका नाम चलता था। ऐसा कैसे संभव था, या क्या मेहनत थी, या उसके बीच में क्या था कि ऐसा कौन सा खास प्रोग्राम था? बहुत, हम लोगों ने 17 या 18 मिनट का आइटम बनाया। दुनिया के सबसे बेजोड़ फनकार मोहम्मद रफी साहब और दर्दीले नगमों के बेताज बादशाह मुकेश जी के साथ रखकर ये 15-17 मिनट का जो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, या जो हम लोगों ने तैयारी की, ये इतना फेमस हुआ कि उस कारण हमें, या हमारी ऑर्केस्ट्रा को, नरगिस दत्त ऑर्केस्ट्रा कॉम्पिटिशन में बेस्ट ऑर्केस्ट्रा का अवार्ड मिला। कहाँ पर हुआ था ये? धनपुरी, शहडोल धनपुरी। और ये माने वो हमारी पहचान थी, वहाँ से एक उठाव आया। बहुत बहुत मैंने, वो हमें आसमान में ले गया, वो जो हमारा 17-18 मिनट का। आसमान में तो आप थे, क्योंकि अनाउंसिंग में तो हम लोगों ने सुना है आपको कि वो आवाज़, वो क्या बात है, वो अंदाज, तो
मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रदेश तो ठीक है, आपका भी बाहर भी प्रोग्राम हुआ क्या आपका? हाँ हाँ बिल्कुल है, प्रदेश के बाहर है, मध्य भारत से बाहर है, और दुआएं हैं आप लोगों की। इंडिया के बाहर हांगकांग, सिंगापुर, इंडोनेशिया में भी हमने अपनी ऑर्केस्ट्रा का हांगकांग, सिंगापुर का जो रिस्पांस था वो कैसा था? भारतीय लोग थे, पूछना का मतलब था, लोग हिंदी जानते थे? बिल्कुल जानते थे, और काफ़ी उन्होंने अप्रिशिएट किया, और ये वहाँ भी हमारा ये आइटम जो है बहुत बेहद लोगों ने पसंद किया। लगभग ऑर्केस्ट्रा एमसन में कितने प्रोग्राम किए होंगे, कुछ संख्या? करीब मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि 4000 से ऊपर होने चाहिए। मुझे याद आता है कि ऑर्केस्ट्रा एमसन में एक खास प्रोग्राम चला करता था जब लोग दिल थाम के बैठ जाते थे। प्रोग्राम तो ऑर्केस्ट्रा एमसन का रहा, लेकिन उसके बीच में एक वो रहता था, यादें रफ़ी यादें मुकेश। सर उनके वो प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है कैसे आपके मन में आया, क्योंकि वो उस समय का सबसे अनोखा कॉन्सेप्ट था? देखिए, बड़ा आपका बिल्कुल सही है, आपका ये पूछना और कहना। कॉन्सेप्ट ऐसा कि हमारे पास बहुत बेजोड़ गायक थे, मुकेश के नजर खरिया जी, खूब आवाज में कोई, और उस जमाने में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है अनिल तिमोती जी, जो रफ़ी साहब के गाने थे। तो हमारे दिमाग में केवल ये आया कि जब हम इनको टुकड़ों में प्रोग्राम करते थे तो हमें लगा कि कुछ ऐसा 15-17 मिनट का आइटम बनाए, तो 4 गाने मुकेश के मुखड़े या अंतरे और 4-5 गाने रफ़ी साहब के, तो जोड़ा जाए। और उस समय शायद आपको याद होगा एहसान भाई, मैं बीच में खड़ा हो जाता था, एक तरफ नरेंद्र खरिया जी होते थे, लाइट ऑफ हो जाती थी, और प्रोजेक्टर से मान लीजिए हमारा अनाउंसमेंट चल रहा था, वो हमारे ऊपर फोकस होता था, मंत्रमुग्ध हो जाते थे, और लोग 15-17 मिनट पिन ड्रॉप साइलेंट थे, मतलब शायद कुछ आवाज भी नहीं आती थी। कोई यादगार प्रोग्राम ऐसा, बॉम्बे में भी गए आप, मध्य प्रदेश के सभी शहरों में कह लें, बाहर भी गए, ऐसा कुछ खास यादगार प्रोग्राम के जहां जनता ने आपको बिल्कुल चैन न लेने दिया और लगता है 1 घंटे एक्स्ट्रा दबाया? मैं बाहर की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि कॉलोनीज एरिया में बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं। मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, बहुत खास हमारे एक आयोजन मनेन्द्रगढ़ में हुआ जी, वो हमारे लिए बहुत यादगार प्रोग्राम था। यानी वो मान के चलिए, यादें रफ़ी यादव में करीब पूरे प्रोग्राम में 5-7 बार वही चलता रहा। अच्छा, वो उसी का रिपीट प्रोग्राम, वही सुना हो आप, तो और कुछ नहीं सुना। तो ये बताइए कि वो तो संगीत की दुनिया थी, फिर आपने व्यवसाय की दुनिया, सत्यम मोटर्स है ना, और फिर आपने समाज सेवा में भी गहोई गौरव रत्न आपको मिला हुआ। तो ये सब चीजें संगीत के बाद जो आपने ये की या पहले से करते रहे, कैसे मेंटेन हो पाता? पारिवारिक लाइफ भी है, बिजनेस लाइफ भी है, सामाजिक लाइफ भी। देखिए, ऐसा है कि शायद आप मुझे अच्छे से जानते हैं, हमारी पृष्ठभूमि, हमारे पिता जो थे बहुत धार्मिक थे, वहाँ से शुरू हुई। संगीत के क्षेत्र में तो कोई था नहीं, ना जाने हम कैसे पहुँच गए। और मेरे दिमाग में ये था कि संगीत को जब लोग अच्छा नहीं समझते थे, इवन आप तो ये माने कि मेरी शादी भी नहीं हो रही थी समाज में, लोग उसे भी अच्छा नहीं मानते, संगीत अच्छा नहीं होना। तो मेरे दिमाग में केवल ये था कि मुझे पारिवारिक भी रहना है, धार्मिक भी रहना है, सामाजिक भी रहना है, और आर्ट को भी जिंदा रखना है, और बिजनेस को भी जिंदा रखना है। तो मैं अपने आप में, मेरी ये सोच थी कि मैं इन सबको लेके कर पाऊँ, बस यही सोच मुझे यहाँ तक ले आई। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे। और ये बताइए कि जो आपकी दोस्ती थी, मैं नाम लेना चाहूँगा जहीर अहमद अंसारी का, और शहर में बहुत से किस्से फेमस हैं, और आज स्थिति ये है कि मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। यदि आप कैमरे के सामने कुछ बताना चाहें, अब तो कोई बात नहीं, तो बताएं आप लोगों के बीच में इतनी अच्छी दोस्ती और फिर ये बिछोड़ और बिछड़ना और क्या? नहीं, इत्तेफाक कहें आप इसको, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के मन में क्या है ये हमें नहीं पता, और हम लोगों के मन में कुछ नहीं है ये हमें पता। तो फिर कैसे अलग अलग? अब देखिए, अलग अलग रास्ते तो कई बार किसी बेसिस चीजों में बन जाते हैं। जी जी, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई कारण है,
और रास्ते अलग होने से कई बार ये भी होता है कि और रास्ते उन रास्ते खुलते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है वो भी आज़ाद हो जाते हैं, और हमारे मन में क्या चल रहा है हम भी फ्री रहते हैं। स्वतंत्र हो जाता है व्यक्ति, तो सफलता के नए नए पायदान करता है, पायदान पे चढ़ता है, उतरता है, जो भी है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आपने इतना अच्छा ग्लैमरस सफ़र जो आपका था वो तो आपने तय किया, समाज सेवा भी हुई, धार्मिक सेवाएं भी हुई, फैमिली लाइफ भी हुई, बिजनेस लाइफ भी हुई। ये बताइए कि आज सिहोरा, खेतौला या कह लें कि पूरे मध्य प्रदेश में संगीत की जो स्थिति है उसके बारे में आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि संगीत क्या है, लोगों को इसको जिंदा रखना है, वो तो रखी जा रही, क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़ा सही है आपका सूचना कहना। आज संगीत का स्तर काफ़ी नीचे जा चुका है। पहले आपको याद होगा हम लोग चैरिटी प्रोग्राम करते थे, लोग सुनते थे। आजकल हो ये रहा है कि शादियों में प्रोग्राम हो रहे हैं ना, लोग सुन रहे हैं, स्तर नीचे बहुत नीचे आ रहा है। और मैं केवल यही कहूँगा कि जो भी संगीत से जुड़े लोग हैं वो शादियों के प्रोग्राम में तो शामिल हों, करें, क्योंकि आजकल कुछ लोगों की तो प्रोफेशन हो गया है, शौक तो है नहीं, हम लोग तो शौकिया थे। कुछ ऐसे आयोजन होना चाहिए सामाजिक, लोगों को जोड़ के कम से कम एंटरटेन हो। जो संगीत के क्षेत्र से लोग अलग हो रहे हैं उनको एक बार जोड़ने की कोशिश होना चाहिए हमारी आपकी सब। एक आखिरी सवाल है, क्या हम लोग आज के बाद फिर कभी आपको स्टेज पर वही परफॉर्मेंस करते हुए देख पाएंगे क्या? मैं तो चाहता हूँ, और जब भी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अभी भी संगीत में जुड़े हैं, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपसे यही कहूँगा कि संगीत के जीवन में मैं आखिरी दम तक, मरते दम तक जुड़े रहना चाहता हूँ। जो लोग चाहते हैं उनकी चाहत के लिए मैं मुनासिब, यदि आप समझेंगे तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, हमेशा तैयार। आप सभी की चाहतें पूरी होंगी, आखिरी दम तक संगीत का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये कहना है सम्माननीय अरविंद सरावगी जी का। साथियों, अगले प्रोग्राम में शीघ्र ही मुलाकात। और आखिरी में एक और खास जिसके कारण मेरी पहचान है, मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी गुजरी किसी राज के साथ। हाँ सर, वो तो रह गया कि आप शायरी में सुनाइए सर। कि जिंदगी गुजरी किसी राज के साथ, उम्र रोई मगर एतराज के साथ। क्या बात? जिंदगी गुजरी किसी राज के साथ, उम्र रोई मगर एतराज के साथ, और अब तो आखिरी तमन्ना यही है कि मौत तो आई मगर एक अंदाज के साथ। क्या बात है सर, हम तो कहेंगे आप लंबी आयु जिए, बहुत जिए, मौत कभी ना आए। और आपने वो अंदाज ताजा कर दिया ऑर्केस्ट्रा एमसन का। मैं चाहूँगा एकाध शायरी यदि कुछ दिमाग में जोड़ डालें और हो तो फिर हो जाए, नहीं तो इसी शायरी को फिर रिपीट किया जाए और प्रोग्राम एंड किया जाए। नहीं, शायरियाँ तो ऐसी हैं कि एक और सर। हाँ, यानी आप लोगों की दुआएं हैं कि आप कभी भी सोते में से मुझे जगा देंगे तो शायरी मेरे जहन में रहती है। तो कि मैं मंदिर में गया तो इंसान भूल गया, बहुत खास है ये, कि मैं मंदिर में गया तो इंसान भूल गया और मस्जिद में गया तो ईमान भूल गया। क्या बात है? मैं मंदिर में गया तो इंसान भूल गया और मस्जिद में गया तो ईमान भूल गया, मगर गुजरा जब प्यार की उस गली से, सब कुछ बचा के लौटा तो भगवान भूल गया। क्या बात है, प्यार ही पूजा है, प्यार ही भगवान है, लव इज गॉड। ऐसे हैं विचार जनाब अरविंद सरावगी जी के। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।